आज के वक्त में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1960 में लगभग 3 करोड़ लोगों की जान यहाँ पे अकाल आने से चली गई थी। क्या हुआ था ऐसा उस दौर में कि इतना बड़ा अकाल आ गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, माओ का एक ऐसा आंदोलन जो वहां पे 3 करोड़ लोगों की जान ले लेता है, उसके बारे में जानने की कोशिश। माओ जेडांग एक चाइनीज लीडर हैं जो चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के थ्रू सत्ता में आए और चाइना को बनाने में उनका अहम योगदान था। लगभग 1949 में जब चाइना आजाद होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ग्रो करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन हासिल करने की कोशिश करता है। माओ भी खुद को लीडर के तौर पे साबित करने की कोशिश करते हैं और इसी इवेंट के तहत 1958 में वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम चाइना को दुनिया के मैप में ला सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टेट बना के, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाके और इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फोकस करके वो एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते। अब वो अपने पुराने कम्युनिस्ट आइडिया पे बिना किसी एक्सपर्टीज के दोनों जोन में काम करने की कोशिश। वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया में अनाज और इस तरह की सप्लाई कर पाए, उनकी खुद की पॉपुलेशन ऐसी है उसका पेट भर पाए। और वो स्टील प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं कि अगर स्टील हम लोग इनफ प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमें ब्रिटेन जैसे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब ये दोनों प्लान कितने खतरनाक साबित होंगे ये आने वाले सालों में पता होगा। 1958 में शुरू करा गया ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है अगले 2 साल। उसका कारण बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक एक एरिया में क्या किया गया। एग्रीकल्चर के जोन में क्या किया गया कि लोगों के पास जमीनें होती हैं, लोग खेती करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सबकी जमीनें ले ली जाएंगी और सबकी जमीनें ले ली गई। अब लोगों को एक ही खेत में काम करना था और यह माना गया कि लोग जब मिल के कम्यून में रह के एक साथ खेती करेंगे तो बहुत ज्यादा फसल उगेगी। और फिर नई नई टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी शामिल करके नए तरीके से किसानी खेती की गई और उनमें से एक वियर्ड तरीका यह भी था कि जो गौरैया होती हैं, पता नहीं कितनी गौरैया माओ ने मरवा दी। उनको लगता था कि ये जो गौरैया होती हैं इन्हीं की वजह से खेती खराब होती है और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कीड़े गौरैया खा जाती थी वो कीड़े नहीं मरे और उनकी वजह से फसलें खराब हो। तो एक तो कम्यून वाला मॉडल हो गया जहां पे बहुत ज्यादा लोग एक ही खेत में काम करने के लिए मजबूर हो गए और उनके खुद के खेत चले गए, तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन में दिक्कतें आई। पहले साल तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिखाया, उसका एक डर भी था कि माओ ने ये प्लान बनाया है तो सबको दिखाना है कि हम सक्सेसफुल हैं। और जब ये इतना प्रोडक्शन दिखा दिया गया, जब आने वाले सालों में उतने अनाज की जरूरत पड़ी तो उतना अनाज तो था ही नहीं, तो इस वजह से भी अकाल आ गया। अब दूसरे जोन को देखने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा स्टील के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया गया। अब स्टील एक बड़ा टारगेट था इनका, तो इनको लगा कि हम इंडस्ट्री क्यों ना हर घर के बाहर बना लेते हैं। तो हर घर के अंदर होम बेस्ड स्टील इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई, फर्नेस बनाने की कोशिश करी गई, जंगलों को जला दिया गया और घर घर के बाहर स्टील प्रोडक्शन करने की कोशिश की गई। अब इनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं था और किसानों को शामिल करा इन्होंने इंडस्ट्री में। जो शहर में इंडस्ट्री है वहां किसानों को बुला लिया स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बाकी जगह स्टील इंडस्ट्री लगा दी। और ये सब करने के बाद भी एक फेल्योर साबित हुआ। उसका बड़ा रीजन ये था कि जो आयरन ये यूज कर रहे थे, जो बन रहा था स्टील, वो बहुत घटिया क्वालिटी का आयरन निकल के आ रहा था जो किसी काम का नहीं था। तो एक तो ये एग्रीकल्चर वाले जोन में फेल हो गए, दूसरा स्टील प्रोडक्शन वाले जोन में भी फेल हो गए। और दोनों में फेल होने के बाद जो सबसे बड़ा फेल्योर है, जो अमर सेन बताते हैं कि चाइना में जो फेमिन का कारण है, अकाल का कारण है, वो प्रोडक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि किस जोन में ज्यादा प्रोडक्शन है, किसमें कम है। और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। अगर चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाती और अकाल जैसी नौबत नहीं आती। इन्फॉर्मेशन तब भी जाती कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और माओ को केवल खुश करने के लिए लोग इस तरह के प्रोडक्शन दिखा रहे हैं जो कागजों पे हैं। तो ये रीजन है कि एग्रीकल्चर वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो भी फेल कर गया, स्टील वाला एक्सपेरिमेंट वो भी फेल कर गया और डेमोक्रेसी ना होने की वजह से चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई और इसकी वजह से इतना बड़ा अकाल आया। अब माओ जो खुद को लेनिन और स्टालिन के बराबर लीडर समझते थे, उनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी को एक धक्का लगता है 1958 से लेकर 61 के बीच। पूरी की पूरी अथॉरिटी पे लोग सवाल करने लग जाते हैं क्योंकि इतने लोग मर जाते हैं, पूरा का पूरा जो प्लान था वो धराशायी हो जाता है। और इसी चीज को वापस पाने के लिए 1966 में फिर माओ एक चाल चलेंगे। फिर कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पे ये अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को, सरकार में जो लोग मौजूद हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो ओवरऑल कहानी है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की। और उस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के माध्यम से किस तरह से माओ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो का गोल होता है उसको भी पूरा नहीं कर पाते, स्टील प्रोडक्शन का गोल भी पूरा नहीं कर पाते और चाइना और भी डिजास्टरस कंडीशन में पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां जाननी है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं आपको ऐसे ही खबरें लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।